Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 12 of Construction Project Management. So today we will continue with unit number 2 is Tendering and Accounting. This unit is covered maximum marks 16 marks out of 70 in your GTU examination. So we will start with first topic is contract. So contract क्या है? तो contract जो है वो कोई कंपनी या फिर फर्म लेता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंपनी या फिर कोई फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ने जिसने कोई टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यानी कि उसके अकॉर्डिंग कोई अंडरटेकिंग या फिर एग्रीमेंट किया है कोई कंपनी ने, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म है फॉर्म और जो एग्रीगेट है या फिर एग्रीमेंट है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन लेता है कि कोई भी अगर आपके पास कंपनी है या फिर कोई फर्म है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, वो क्या करता है कोई भी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कोई अगर अंडरटेकिंग फॉर्म या फिर एग्रीमेंट करता है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये आपका हो गया। सबसे पहले जो टर्म था वो है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमें याद रखना है अंडरटेकिंग फॉर्म एंड और एग्रीमेंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से टाइप्स है। क्लियर? तो सबसे पहले है इसके अंदर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ऑल इन वन कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, पीस वर्क एग्रीमेंट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद है बीओटी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये सभी जो टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 मार्क्स के अंदर कोई भी एक डिफाइन करने को भी बोल सकता है या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लिखने को बोल सकता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि कोई भी अगर कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है जो कोई टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी अंडरटेकिंग फॉर्म या फिर एग्रीमेंट करता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको हम टर्न बाय टर्न देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी टेंडर है वो सबसे पहले पब्लिश होता है। क्लियर? अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर, अगर यहाँ पे लिखूं मैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, टेंडर को फिल करता है। क्लियर? अभी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसने टेंडर फिल कर दिया। क्लियर? तो अभी उसके बाद क्या होगा, तो हमें देखना है कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या किया है, सबसे पहले आइटम रेट इसके अंदर फिल किया है। जो भी टेंडर है उसके अंदर क्या किया होगा, तो आइटम रेट फिल किया होगा। क्या फिल किया होगा, तो आइटम रेट फिल किया होगा। तो आइटम रेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि जो भी ऑनर है या फिर जिसने भी ये टेंडर बाहर पब्लिश किया है वो क्या करेगा, जो टेंडर में जो बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, इसको हम बीओक्यू भी बोलते हैं। तो जो बीओक्यू होता है इसके अंदर हर एक आइटम और उसकी क्वांटिटी और उसके रेट दिए हुए हैं। तो हमें क्या देखना है कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इसने जो
रेट इसके अंदर जो फिल किया है वो आपके टेंडर के अकॉर्डिंग कितने प्लस है और कितने ज़्यादा है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं इसके ऊपर, तो अगर आप ब्रिक की बात करें, ब्रिक, क्लियर, तो अगर ब्रिक की बात करें तो अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो टेंडर के अंदर जो रेट फिल किए हैं उसने लिखा है 15 रुपीज, क्लियर, और आपका जो BOQ है यानी कि आपके पास जो टेंडर है इसके अंदर जो BOQ आता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, उसके अंदर आपका जो रेट दिया है आपने जो फिल पहले से किया है वो आपका होगा 8 रुपीज। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होगा वहीं हम कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे, वहीं कॉन्ट्रैक्टर को हम अपना कॉन्ट्रैक्ट देंगे, यानी कि हमारा एग्रीमेंट इसी कॉन्ट्रैक्टर को देके जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम में हमें हमारा वर्क करके दे। तो ये आपका हो गया आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह आपका आएगा सेकंड है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी सेम ही है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, आइटम रेट में जो भी टेंडर दिया है उसके अंदर उसकी जो भी रेट है आइटम की वो इसके अंदर फिल करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास जो BOQ है उसमें हमें देखना है कि इसकी कितना परसेंटेज, यहाँ पे हमारा जो था वो रेट था, यानी कि अगर 15 रुपीज है तो आपका 8 में हुआ तो आपका डिफरेंस कितना होगा, 7 डिफरेंस होगा। तो यानी कि 7 रुपीज ये आपका कॉस्टली है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्राइस फिल किया है इसके अंदर। अगर हम इस यहाँ पे बात करें तो आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स कि आपका जो ब्रिक, अगर इसी सेम चीज यहाँ पे लिखे हमें ब्रिक की कि 15 कॉन्ट्रैक्टर ने फिल किया है और हमारा BOQ के अंदर 08 है, तो ये आपका 7 हुआ, तो इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि आपका 20% आपका ज्यादा है आपका BOQ से। ऐसे परसेंटेज अगर निकाले तो इसको हम बोलेंगे परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, ये आपका होगा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपका है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, वो आपका लमसम, दैट मीन्स कि उच्चक, यानी कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा बोल दे कि इतना आपको वर्क करना है, इसके इतने पैसे मिलेंगे, तो आप करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो इसको हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो अगर आपका POP करना है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम सीलिंग में करवाते हैं, तो वो जो अगर आपको POP करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ज़्यादा इसका मेजरमेंट और सब कुछ नहीं लेंगे। अगर आपका रेसिडेंशियल जो एरिया है वहीं पे आपको करना है तो हम क्या करेंगे, इसका कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, उच्च की लमसम ही ऐसा कॉन्ट्रैक्टर लेंगे जिसको हम बताएंगे हमें 3 रूम्स है हमारे पास, सभी में हमें POP करवाना है, तो हम इतने पैसे देंगे, जो भी आपका रुपीज होगा हम इतने पैसे देंगे, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे इंडिया से भी ज़्यादा, जो अमेरिका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है ये कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे कोई इतना मेजरमेंट और सब कुछ नहीं होता, लमसम ही सब कुछ होता है, मेजरमेंट भी लमसम होता है और जो भी इसके पैसे है वो भी सब कुछ लमसम ही होते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो आपका PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD का जो फॉर्म नंबर है वो 12 यूज होता है, फॉर्म नंबर 12 इसके अंदर यूज होता है, क्लियर। इसके बाद है ऑल इन वन कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम अगर दूसरा नाम बोले तो इसको हम एंटायर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा कि जो भी ऑनर है या फिर जो भी मालिक है वो क्या करेगा कि उसकी जो भी फैसिलिटी उसको चाहिए, यानी कि अगर उसको कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है या फिर उसके लिए ही अपना घर बनाना है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाना है, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले अगर हम कोई टेंडर बाहर निकालते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, जो भी डिजाइनिंग है वो करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वही कॉन्ट्रैक्टर करता है। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, सब कुछ ये कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा, यानी कि जो भी सर्वे करना है, जो भी प्लानिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, सब कुछ ये कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑल इन वन कॉन्ट्रैक्टर।
उसके बाद आपका है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या आएगा कि जो भी ऑनर है वो सभी मटीरियल्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, यानी कि जो मटेरियल्स है वो ऑनर प्रोवाइड करेगा, यानी कि सिर्फ लेबर के ही रेट इसके अंदर फिल करने हैं, यानी कि सिर्फ लेबर वर्क ही चाहिए। हमको पता है कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे दोनों ही चाहिए, हमें मटेरियल भी चाहिए और मटेरियल नहीं होगा तो आपका कोई वर्क नहीं होगा, और ये मटेरियल को सब कुछ सभी जगह पे प्लेस करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए। क्लियर? तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर मटेरियल को इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेबर ही वर्क करेंगे, मटेरियल सब कुछ ऑनर ही देगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके ऊपर इससे अपोजिट है, इसमें लेबर प्रोवाइडेड बाय ऑनर, यानी कि जो लेबर है वो ऑनर प्रोवाइड करेगा, सिर्फ मटेरियल सप्लाई करना है। क्लियर? जो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जहां पे सिर्फ हमें मटेरियल ही देना है, तो वो हो गया आपका मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कहीं पे ऐसा है कि अगर आपको कोई भी लेबर मिल जाता है और वहां पे सिर्फ मटेरियल सप्लाई करना है, तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपका हो गया मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो जो भी अगर आपका वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वो अगर आपका बिलो 10,000 रुपीज है तो इसको हम बोलेंगे पीस वर्क एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जो काम होते हैं, अगर हम बोले तो अगर आपका कोई डोर विंडो का फिटिंग करवाना है या फिर ऐसे छोटे जो कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको पैसे देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पीस वर्क एग्रीमेंट। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आपका बिलो 10,000 होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे पीस वर्क एग्रीमेंट। यहाँ ये आपका स्मॉल वर्क्स या फिर हम पीटी वर्क्स भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर ही ये पीस वर्क एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कि डोर विंडो का फिटिंग मैंने बताया, इसी तरह अगर आपका कोई सैनिटरी फिटिंग करना है तो वो सब पीस वर्क एग्रीमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद है कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये कॉस्ट प्लस फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट है और जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये तीनों आपकी बुक में एज नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई इसको मेंशन या फिर डिफाइन नहीं किया है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने को बोले, क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपको नाम ही लिखने हैं तीनों, अगर आपका पूरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखने को बोले तभी। क्लियर? तो ये आपके तीनों ऐसे ही है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सभी आपको नाम सिर्फ लिखने हैं। अभी हम लास्ट में देखें तो आपका है बीओटी कॉन्ट्रैक्ट। तो बीओटी कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो इसको हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, सबसे पहले कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो भी आपका रोडवे है, रोडवे, एक्सप्रेसवे, इस टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है। क्लियर? और उसके बाद क्या करता है कि जो भी प्रोजेक्ट का जो भी आपका अप्रोक्सीमेट जो भी कॉस्ट है उसको इसके अंदर इंक्लूड करता है, यानी कि इस कॉस्ट को इसको लेने के लिए वो टोल टैक्स इसके ऊपर अप्लाई करता है। तो हमने कई जगह पे देखा है कि हमारा अगर एक्सप्रेस वे है तो एक्सप्रेस वे पे क्या होता है कि टोल टैक्स लगा होता है, तो वो टोल टैक्स इसके अंदर ही जाएगा, बीओटी कॉन्ट्रैक्टर के पास ही जाएगा। क्लियर? और इसके लिए वो जो भी इसका रिपेयरिंग वर्क है वो यही कॉन्ट्रैक्टर फिर से करेगा। तो ये जो पीरियड है जहाँ पे टोल टैक्स हमें
अप्लाई करना होता है वो पीरियड को हम बोलेंगे कंसेशन पीरियड। कंसेशन पीरियड, क्लियर, इसको हम बोलेंगे कंसेशन पीरियड। तो ये आपका रोडवे, एक्सप्रेसवे या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम बीओटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अभी हम देखेंगे टेंडर। तो ये टेंडर क्या है? तो टेंडर ये है कि अगर कोई ऑनर है वो क्या करता है कि ऑनर को कोई अगर वर्क करना है तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जो वर्क करना है उसके लिए क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या रेट चल रहे हैं, क्या टाइम लिमिट होगी इसकी, इस सब के अकॉर्डिंग वो एक एग्रीमेंट बनाता है या फिर ऐसा एक टेंडर बनाता है। टेंडर तो नहीं बोलते लेकिन इसको एक अंडरटेकिंग फॉर्म बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे टेंडर। जो पब्लिश करता है, एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो इसको हम बोलेंगे टेंडर। यानी कि अगर कोई ऑनर है उसको क्या करना है, तो उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए कि जो इसका वर्क अच्छी तरह से कर सके, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, तो टेंडर बाहर पाड़ना होगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जो भी मटेरियल है, रेट है, क्या टाइम लिमिट के अंदर उसको वो वर्क कंप्लीट करना है, वो सब कुछ जो भी फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखते हुए वो एक एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे टेंडर, क्लियर। और इसके बाद है टेंडर नोटिस। तो जो इसने एडवर्टाइजमेंट बना दिया है या फिर जो एग्रीमेंट अगर बोले तो एग्रीमेंट बना दिया है, उसको अगर पब्लिश करे कहाँ पे पब्लिश करेंगे, तो वो आपका न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन, क्लियर। कहीं पे भी पब्लिश करके वो कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करता है कि हमारा टेंडर देखिए और हमारे पास आइए, तो इसको हम बोलेंगे टेंडर नोटिस, जिसके अंदर जो भी वर्क है उसका, वर्क के मटेरियल का रेट फिल करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल का रेट फिल करना होता है। तो ये आपका हो गया टेंडर नोटिस। अभी इसके बाद हम देखेंगे ईएमडी एंड एसटी। अगर हम ईएमडी देखें तो ईएमडी का फुल फॉर्म होगा अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, और जो एसडी है इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसका फुल फॉर्म मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, और ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पे ईएमडी क्या है, तो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर मैं आपको ओवरव्यू इसको दूँ तो जो ईएमडी है वो ऑलवेज आपका, अगर टेंडर आपने फिल किया है तभी आपको ईएमडी देनी है, और अगर आपका टेंडर पास हो गया और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तभी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। यानी कि आपका बिफोर टेंडर होगा और आपका आफ्टर टेंडरिंग होगा, क्लियर। तो ईएमडी के अंदर सबसे पहले क्या होगा, तो मैंने जो बताया वो वही को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको टेंडर के साथ ही ईएमडी देना है। तो विथ टेंडर यानी कि टेंडर के साथ ही इसको जो भी पैसे है ईएमडी की, जो भी अमाउंट रखी हुई है ऑनर ने, वो इसको विथ टेंडर देना है। अगर एसटी की बात करें तो आफ्टर वो आपका होगा आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। यानी कि टेंडर अगर हमने चूज कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हुआ है इसको एसटी पे करना है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी इसकी कॉस्ट 1 to 2%, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी वो होगा 2.5 to 10%, क्लियर। उसके बाद है
कि ये ईएमडी क्यों पे करनी होती है और एसडी क्यों पे करनी होती है। तो ईएमडी का मेन एम ऐसा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमिकली ही स्ट्रांग नहीं है, उसके पास ऐसे पैसे ही नहीं है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से फुलफिल कर सके, तो वो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आए आपके पास, तो इसके लिए हमें ईएमडी होती है। यानी कि वो ईएमडी के अगर पैसे नहीं पे कर सकता तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, ऐसी एक बात है जिसके अकॉर्डिंग हमें ईएमडी ये जो भी ऑनर है वो ईएमडी रखता है और वो टेंडर के साथ ही उसको देना होता है। और जो एसडी है, एसडी में क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो विद इन टाइम लिमिट, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर फाइनल हो गया है उसको ही एसडी पे करना है। क्लियर। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कर दिया हमने और उसका एसडी भी हमें ले दिया, लेकिन वो टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करता है कि नहीं करता है, उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके बाद वो चला जाए और हमारा जो भी हमारा वर्क है वो ऐसे ही रह जाए। तो इसके लिए एसडी लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए है कि इसके अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी मिलेगी कि आपका वर्क कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर। और उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट देखें तो ईएमडी जो है वो अगर आपके पास आपका जो टेंडर अगर पब्लिश हुआ, इसमें आपका 10 कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे आए जिस सभी ने ईएमडी पे किया और इसको टेंडर फिल किया। क्लियर। तो अगर हम इन्हें 10 में से कोई भी एक ही, जो भी आपका C1 अगर हम मैं मेंशन करूं, C1 C2 C3 ऐसे C10 तक, तो अगर C1 आपका सिलेक्ट हो गया है, क्लियर, और उसके पास से हमने क्या ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया। क्लियर। तो अगर आपका जो C1 है उसके पास से हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, तो आपका जो C1 से जो था यानी कि C2 से आपका C10 तक का सभी का जो ईएमडी है वो उसको वापस दे देंगे। क्लियर। उसका ईएमडी उसको वापस ही दे देंगे, वो हमारे पास नहीं रखेंगे। और अगर हम एसडी की बात करें तो एसडी में क्या होगा कि आपका अगर वर्क टाइम लिमिट अगर आपके वर्क की 2 ईयर्स थी, तो 2 ईयर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर था C1 उसने बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया और बहुत अच्छी तरह से उसने पूरा ही कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट कर दिया। तो 2 ईयर्स के बाद भी आफ्टर 1 ईयर वो एसडी वापस दे देगा। क्लियर। तो एसडी ऐसे वापस होगा और ईएमडी ऐसे वापस होगा। क्लियर। तो अब आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएमडी एंड एसडी। अगर आपका कोई वाइवा भी ले, एक्सटर्नल वाइवा, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि ईएमडी क्या है और एसडी क्या है। तो ये आपको याद रखना है। ईएमडी क्या है तो आपके टेंडर के साथ आएगा और आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपकी होगी 1 to 2% और इसकी आपकी होगी 2.5 to 10%। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका टेंडर ना भरे, इसके लिए हम ईएमडी लेते हैं। और ये सिक्योरिटी के लिए लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी लिया है, कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, तो इसके सिक्योरिटी के लिए हम लेते हैं। और ईएमडी आपका जो भी चूज होगा कॉन्ट्रैक्टर, उसके अलावा सभी की ईएमडी इसको वापस दे देंगे। और यहाँ पे भी आपका ऐसा ही है कि आपका जो टाइम लिमिट है उसके बाद आपका 1 ईयर के बाद हम एसडी उसको वापस दे देंगे। क्लियर। तो ये है आपका ईएमडी एंड एसडी का डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में हमने यहीं तक का हम रखते हैं। जो अभी आपका जो टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगी। क्लियर। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।